नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम बात कर रहे हैं भूगोल विषय को लेके। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की अपनी ये पुस्तक रहने वाली है और पुस्तक का नाम जो रहेगा वो रहेगा हमारा पर्यावरण। इसमें पाठ संख्या 8 को लेके अपनी बात जो है वो होने वाली है। और आज हम बात करेंगे मानव जो पर्यावरण है उसको लेके। तो ये जो अपना पाठ रहने वाला है, आप कंपटीशन एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगर आप चाहे कोई कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है सारा का सारा करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अमेजन बेसिन में जो जीवन है उसको लेकर अपन बात करेंगे कि अमेजन बेसिन जो है उसमें जीवन किस प्रकार का है। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ये अपन ने जब पृथ्वी वाला जो पार्ट पढ़ा था शुरू में, कक्षा 6 में भी अपन ने पढ़ा है और कक्षा 7 में भी अपन ने जो है इसको पढ़ रखा है। दोनों ही जगह अपन ने इसकी चर्चा की है। कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए ये भूमध्य रेखा है, इधर ये कर्क रेखा है और इधर मकर रेखा है। तो ये इधर वाला ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग रहेगा वो रहेगा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, और भूमध्य रेखा से हम बात करें, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री अगर उत्तर की तरफ जाते हैं, 10 डिग्री अगर इधर जाते हैं और 10 डिग्री अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, कितना भाई 10 डिग्री ही हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो इसके मध्य के भाग को जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और अमेजन नदी जो है वो इसी प्रदेश से होकर बहती है, यानी 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है अपना, उसके बीच में ये जो है नदी बहती है, अमेजन नदी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे कहते हैं नदी का मुहाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नदी के मुहाना। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात करें तो कंपटीशन एग्जाम्स में जो है सत्य और असत्य वाले कथनों में जो है इस प्रकार के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में अगर मिलती है तो वो कहलाता है नदी मुहाना। आगे देखिएगा, अमेजन नदी जो है बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर जो है अमेजन नदी का निर्माण हुआ है। कोई भी नदी जो है एक जहाँ से उसका उद्गम होता है, उस नदी का उद्गम जो होता है वहाँ पर नदी बहुत छोटी अवस्था में जो है वहाँ पर होती है। उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे आती जाती है उसमें और अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो भी उसमें शामिल होती जाती हैं और उसका स्वरूप जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अमेजन बेसिन भी जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अमेजन नदी जो है उसमें बहुत सारी उसकी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। तो सहायक नदियों को मिला के सारा का सारा जो क्षेत्र कहलाता है वो अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। और जब स्पेन के कुछ अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच और घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासी जो थे उन पर आक्रमण कर दिया था। वही कुछ स्थानीय आदिवासी थे, उन पर उसने स्पेन के जो अन्वेषक थे उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इन आक्रमणकारियों ने देखो उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के जो अमेजोन्स नामक जो महिला योद्धाओं के जो आक्रामक समूह था उसकी याद उनको जो है वो दिला दी गई थी। याद रखना है, अमेजोन्स नामक महिला योद्धाएं कि कहाँ से संबंधित हैं, तो वो संबंधित है कहाँ से, अमेजन बेसिन से वो संबंध रखती हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो इस प्रकार यहाँ का जो नाम है वो रखा गया अमेजन। क्या रखा गया भाई, अमेजन। यहाँ का जो नाम है वो इसीलिए पड़ा था क्योंकि अमेजोन्स नामक जो महिला योद्धा है, अमेजन्स नामक जो महिला योद्धा है उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो आगे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा जो है मैप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस मैप में आपको दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इधर इक्वाडोर है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा महाद्वीप तो आपके समझ में आता होगा क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका जो है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा जो है राष्ट्र माना जाता है, अर्जेंटीना है, इधर चिली है। ठीक है, उरुग्वे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये देश तो आपको याद होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अमेजन बेसिन की, तो यहाँ पर देखिए ये अमेजन नदी जो है वो यहाँ पर बह रही है। इस नदी की ये देखो ये सहायक नदियाँ हैं, सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो आपको यहाँ पर ये अलग कलर से यहाँ पर जो ये जो दिखाया गया है वो सारा का सारा अमेजन बेसिन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सी दिशा में जो है वो यहाँ पर देखिए इधर अटलांटिक महासागर है, इधर बात करें तो इधर प्रशांत महासागर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए 20 डिग्री यहाँ पे मकर रेखा जो है वो दिखा रखी है, इधर डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, ये मकर रेखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। मैप आप आराम से देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी आप इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो निग्रो नदी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मंडेरिया नदी है, यूएग्लो नदी है, इसके अलावा जिंगू नदी है, यहाँ पर टोकेंटिस नदी है। तो ये बहुत सारी नदियाँ जो है इसमें आकर मिलती हैं और इन्हीं से जो है पूरे के पूरे अमेजन बेसिन का जो है वो निर्माण होता है।
तो मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह बेसिन अथवा उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जल संग्रहण क्षेत्र वो कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या होता है जल संग्रहण क्षेत्र। चलिए आगे मैं बात करूँ तो अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपके बिल्कुल छपेगा भाई। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ यहाँ की जलवायु को लेकर कि अमेजन बेसिन की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ की जो जलवायु रहेगी वो गर्म और नम वाली जो है वो जलवायु है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग जो है प्रतिदिन वर्षा होती है और प्रतिदिन वर्षा होने के कारण जो है यहाँ का तापमान देखिए उच्च रहता है और आर्द्रता ज़्यादा है। यानी चिपचिपाहट आपके जब भी अभी देखिए अपने वर्षा का मौसम चल रहा है तो वर्षा के मौसम में जिस प्रकार की स्थिति बनती है यहाँ पर चिपचिपाहट ज़्यादा होता है, तापमान भी ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी जो है उच्च होती है। ठीक है, वर्षा प्रतिदिन होती है तो किस प्रकार का मौसम बनता है वो आप अभी वर्तमान में जानते ही हैं। तो रात के समय का जो तापमान है वो यहाँ पर कम होता है और आर्द्रता जो है बिल्कुल वैसी ही रहती है। आर्द्रता में कोई कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ तापमान में कमी आती है। आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। यहाँ पर मैं बात करूँ वर्षा वनों को लेके तो वर्षा वन जो है देखिए यहाँ पर सघन जो है वन पाए जाते हैं। बहुत घने जंगल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और वन इतने सघन है कि पत्तियाँ और शाखाओं से छत सी बन जाती है। यानी आप मान के चलिए कि नीचे जो है प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। और पहुंचेगा भी कैसे भाई, पत्तियां और शाखाएं इतनी घनी हैं कि एक छत का सा निर्माण वो कर देती हैं। वो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच ही नहीं पाता है और यहाँ की जो भूमि है वो बिल्कुल प्रकाश रहित और नम भूमि होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है उच्च रहता है, वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, जिसके कारण वही सघन वन होते हैं। सघन वनों के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए भूमि भी प्रकाश रहित है और नम भूमि मानी जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं परजीवी पौधों के रूप में। यहाँ पर आपको दो पौधों के नाम याद रखने हैं, एक है आर्किड और एक रहेगा ब्रोमीलाइड। ये दो पौधों के नाम आपको याद रखने हैं, परजीवी पौधे हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, परजीवी पौधे हैं। ब्रोमीलाइड जो है वो एक प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, जल को इकट्ठा रखता है। फिर क्या होता है, देखो मेंढक जैसे प्राणी जो है इस जल के पॉकेट का उपयोग जो है वो अंडा देने के लिए करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ टुकन और गुंजन पक्षी है, मकाओ है और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अमेजन बेसिन के जो पक्षी हैं उनको नाम याद रखना है, टोकन है, गुंजन पक्षी है, मकाओ है और बड़ी चोंच वाले पक्षी हैं। प्राणियों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बंदर है, स्लोथ है और चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्षा वन के जो निवासी हैं वो कौन कौन से हैं भाई, किस प्रकार वो रहते हैं। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र के में वन के कुछ वृक्षों को काट लेते हैं और भोजन के लिए जो है वो फसल उगाते हैं। ठीक है, वनों को काट के जो है फसल यहाँ पर उगाई जाती है। यहाँ के पुरुष जो है वो प्राय शिकार किया करते हैं और नदी में मछली पकड़ने का काम भी कौन करते हैं, पुरुष ही करते हैं। और महिलाओं का जो मुख्य काम है यहाँ पर फसलों का ध्यान रखना होता है और यहाँ पर कर्तन एवं दहन कृषि पद्धतियों का प्रयोग होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य आहार जो रहेगा वो रहेगा मेनियोक, जिसे कसावा के नाम से भी जाना जाता है। तो कसावा का संबंध किससे है भाई, अमेजन बेसिन से रहेगा। ठीक है, और अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या रहेगा, मेनियोक रहेगा। मेरा खाया हुआ नहीं तो मैं नहीं बता सकता कैसा होता है, मीठा होता है कि खारा होता है। ये आलू की तरह ही ज़मीन के अंदर पैदा होता है, इतना आपको बता दिया है, आलू की तरह ही ज़मीन में पैदा भी होता है। ठीक है, चलिएगा आगे हम बात करें तो कर्तन व दहन की पद्धति में किसान देखो क्या करते हैं, पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटते हैं, भूमि को साफ करते हैं और यहाँ पर जो कचरा वगैरह है, जो भी लकड़ी वगैरह है, उस सबको जला देते हैं। और यहाँ के कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। यानी इस प्रकार की ढाल वाली छत रहेगी तो यहाँ पे वर्षा वगैरह होती है तो पानी जो वो तीव्र गति से नीचे आ जाता है। अब कर्तन व दहन की कृषि की हम बात करें तो आपने स्थानांतरण कृषि का जो है इंडिया में नाम सुना होगा। तो इस प्रकार की कृषि पद्धति जो है वो ये रहती है कर्तन और दहन, यानी काटो और उनको जला दो और फिर वहाँ पर जो है फसलें वगैरह उगा लेना। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए जो है नदी मार्ग का उपयोग हुआ करता था, लेकिन सन 1970 की मैं बात करूं तो ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो गया है, आप किसी भी भाग में जा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को लेके।
कि वहाँ पर किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार का मौसम वहाँ का है और क्या क्या लोग वहाँ पर खाते हैं, क्या करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र अपने भारत से संबंधित ही है, ठीक है। चलिए बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है उसका निर्माण वो करती है। आगे देखिएगा तो ये बेसिन जो है वो आपको मिलेगा उपोष्ण में, यानी 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपको ये देखने को मिलेगा। वो वाला जो पहले वाला जो अपन ने पढ़ा था वो 10-10 के बीच में था, दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। भारत की जो जलवायु है वही इसमें रहेगी। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। प्रमुख फसलों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर गेहूँ बोया जाता है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती हैं। और पश्चिम बंगाल और असम में जो है आपको चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो बिहार एवं असम में आपको जो है सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन का काम भी वहां पर होता है, तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। चलिए यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो देखिए अपने भारत में तो है ही, भारत के साथ में नेपाल है, भूटान है और तिब्बत जो आता है, कुछ भाग जो है वो चीन का भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो रहेगा वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, जो बेसिन है, उसको लेके हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इधर से देखिएगा ये गंगा नदी जो है वो इधर से निकलती है, इसकी कुछ इधर से सहायक नदियाँ भी राजस्थान से भी देखिए इधर से निकलती है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश से भी देखिए कुछ नदियाँ जो है वो इसमें आकर मिलती हैं, ठीक है। और इधर देखिए हिमालय से भी बहुत सारी नदियाँ जो है वो इसमें आकर मिलती हैं। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी भी है, ये यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, इधर अपने भारत में भी बहती है। और भारत के अलावा ऊपर देखिएगा यहाँ पर इधर से चीन से यानी तिब्बत से भी ये बहकर बांग्लादेश की तरफ ये चली जाती है। और ये वाला जो पूरा का पूरा जो भाग है ये आपको जो दिख रहा है अलग कलर में, ये पूरा का पूरा जो भाग रहेगा वो रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का भाग रहेगा, क्योंकि बहुत सारी नदियों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। अब हम डिग्री को लेकर बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा जो है वो इसके निचले भाग से गुजरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है उसके निचले भाग से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, आगे देखिएगा यहाँ सागवान, साखू, पीपल के साथ में उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है जो समय के साथ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उस प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में आपको मैंग्रोव जो वन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु में तीव्र ढाल वाले भागों में आपको जो है चीड़ है, देवदार है, फर जैसे जो शंकुधारी पेड़ हैं जिन पर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा नहीं ठहरती है, वो सारे के सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर आपको वेदिकाओं में जो है फसलें उगाई हुई मिलेंगी। वेदिकाएं देखिए इस प्रकार की होते हैं जो सीढ़ी नुमा खेत भी अपन जिनको कहते हैं, ठीक है। तो वो वेदिकाएं यहाँ पर मिलेंगी। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का जो प्रवाह है वो तीव्रता से न हो। भाई इधर से जल आएगा, अगर ढलान है तो बहुत तीव्र गति से वो नीचे आएगा और फसलों को नष्ट करके ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ समतल भूमि का जो है वो निर्माण किया जाता है जिससे पानी की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। हाथी है, बाघ है, हिरन है, बंदर है आदि यहाँ पर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जीव हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। एक सींग वाला जो गेंडा है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे भी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको रोहू है, कतला है, हिल्सा है आदि मछलियाँ जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की जो है डोल्फिन है वो यहाँ पर पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सूसू कहते हैं, जिसे अंधी डोल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके अंधी डोल्फिन के नाम से, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है डोल्फिन देखने को मिलेंगी जिसे सूसू भी कहते हैं या अंधी डोल्फिन जिसको कहा जाता है। और अंधी डोल्फिन जो है यानी सूसू की उपस्थिति में जल की जो शुद्धता है उसका पता चलता है। अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं तो जल ज़्यादा शुद्ध होगा, क्योंकि वे अलवण जल में ही पाई जाती हैं। लवणता उसमें बिल्कुल न के बराबर होती है, शुद्ध जल वो होता है। सार्वभौमिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ है वो किया था। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो शुद्धता है उसको बनाए रखने का काम शुरू हो चुका है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है। ये बड़े शहर जो हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में स्थित हैं। इनका गंदा पानी नदियों को जो है वो प्रदूषित कर रहा है। बड़े शहर हैं तो बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योग भी होंगे, तो उन उद्योगों से क्या होता है कि जो नदी है वो उसका जो पानी है वो गंदा हो जाता है और प्रदूषण उससे ज़्यादा फैलता है।
कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह भी है, पतन जिसको कहते हैं, बंदरगाह को ही पतन कहा जाता है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू किया गया था। और आगरा में जो है यमुना के किनारे जो है वो ताजमहल भी स्थित है। यानी इस पेज में जितने आपको लाइनें मिलेंगी उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पर बंदे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमाम बाड़ा भी यहाँ पर जो है नदियों के किनारे स्थित है। असम का काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर है। मानस से जो वन्य प्राणी अभयारण्य है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के जो कुछ दर्शनीय स्थल जो है वो भी यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कक्षा 6 की जो जियोग्राफी है, कक्षा 6 की जियोग्राफी जो है उसके सारे वीडियोज़ पहले से ही अपलोड हैं। और कक्षा 7 की जो ज्योग्राफी है, कक्षा 6 और 7 की ज्योग्राफी दोनों के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, या आप पीटीआई की तैयारी करते हैं, या राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से आपके लिए नहीं आए। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, कक्षा 6 और 7। और धीरे धीरे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक अपन चलेंगे। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद में अपन हिस्ट्री को लेके चलेंगे। सारे वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो अपना रहेगा HSC स्टडी टॉक, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।